नमस्कार, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद, गुजरात से। हमारे यूट्यूब चैनल बहुजन संवाद में सभी मेरे साथियों का, पैनलिस्ट साथियों का बहुत-बहुत मैं स्वागत करती हूँ और साथ ही मेरे सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। यहाँ पर अभी मेरे साथ स्क्रीन में जुड़ गए हैं इरफान जी। इरफान इंजीनियर, निदेशक है समाज एवं धर्मनिरपेक्ष अध्ययन केंद्र मुंबई से। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश रंजन जी। राकेश रंजन जी भी हमारे काफ़ी संजीदा साथी हैं और राकेश रंजन जी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं संपादक, वरिष्ठ पत्रकार हैं झारखंड से, और ओम प्रकाश राय जी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश राय जी का भी हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ और साथ ही हमारे आनंद प्रकाश तिवारी जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी चिंतक वाराणसी से। मैं सभी मेरे पैनलिस्ट साथियों का स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ और इस आज के इस कार्यक्रम का विषय है गारंटियों के सहारे जीत की कितनी गारंटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे हैं, झारखंड में भी चुनाव चल रहे हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी-अपनी तरीके से पूरा जोर-शोर लगा रही हैं। और महाराष्ट्र में आपने देखा है कि बीजेपी की जो महायुति पार्टी है, उसने 10 गारंटियां दी हैं। इसी तरह महाविकास आघाड़ी ने 5 सूत्री पत्र निकाला है और उसमें भी अलग-अलग गारंटीज दी हैं। और झारखंड में आप देखिए, झारखंड में भी मतलब इंडिया गठबंधन ने आरक्षण को बढ़ाने की बात की है और खतियान 1932 के आधार से, जो खतियान के आधार पे स्थानीयता की नीति लागू करे और उनको उनका पहचान बने, इस तरह की गारंटियां दी हैं। और महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया है। इसी तरह भाजपा ने भी अपने संकल्प पत्र में कहा है कि वे हर महीने माता बहनों को 2100 रुपया देंगे और 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने का वायदा किया गया है। तो ये सब तरह की अलग-अलग तरह की गारंटियां सभी पार्टियां दे रही हैं, अपने वोटरों को रिझाने का काम कर रही हैं। आपने देखा अभी जम्मू कश्मीर में किस तरीके से अमित शाह ने कहा था कि भी मैं 2-2 सिलेंडर सबको मुफ्त दूंगा। तो कहने का मतलब कि जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक नेताओं के दिल बहुत बड़े हो जाते हैं और जो ये नेता लोग होते हैं बहुत बड़ी-बड़ी बातें, बहुत बड़ी-बड़ी गारंटियां देते हैं, पब्लिक को रिझाने का काम करते हैं। पर क्या ये गारंटियां किसी भी चुनाव को जीतने में सहायक हो सकती हैं? इसी मुद्दे को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे साथ इरफान इंजीनियर जी जुड़े हुए हैं, जो निदेशक हैं समाज एवं धर्मनिरपेक्ष अध्ययन केंद्र मुंबई से। तो सबसे पहले मैं उनका फिर से स्वागत करते हुए उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि आप इस विषय पे अपनी टिप्पणी दीजिए। जी, इरफान साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। शुक्रिया रत्ना जी। जी, आप बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने आज की संगोष्ठी आयोजित की है और मैं ये कहूँगा कि ये जो गारंटियाँ हैं वो जीत की गारंटी नहीं है, लेकिन वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए कुछ तो चाहिए, इसीलिए उनको कुछ देना ज़रूरी हो जाता है। अब वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए कभी कुछ साड़ियाँ बांटते हैं, कभी कुछ बर्तन बांटते हैं, या आप साउथ में जाएं तो टीवी सेट्स बांटते हैं या ऐसी अलग अलग चीज़ें बांटते हैं ताकि वोटर्स में उत्साह हो और वो वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ में आए। अब अगर वोटर्स को तो पोलिंग बूथ पर लेकर आ सकते हैं, लेकिन इन गारंटीज की विश्वसनीयता कितनी है, इस पर आधार है कि वोट फिर उस गारंटी पर विश्वास रखकर डाला जाएगा या नहीं। जैसे 2014 में राहुल गांधी ने प्रॉमिस किया था कि वो किसानों को कुछ एक रकम देगा, मुझे अभी याद नहीं है, शायद 2000, या मेरा आंकड़ा गलत हो सकता है, लेकिन किसानों को कुछ एक रकम देने का वादा किया था, लेकिन वो किसानों तक वो बात ही नहीं पहुंची।
कांग्रेस का नेटवर्क उसको उस बात को किसानों तक ले जा नहीं सके, उसकी विश्वसनीयता जागरूक नहीं हुई, और इसीलिए वो एक बहुत अच्छा ऑफर होते हुए भी उसका इलेक्टोरेट पर असर नहीं हुआ, और कांग्रेस पार्टी चुनाव को जीत नहीं सकी 2014 के। अगर किसी गारंटी के आधार पर चुनाव जीतना है तो उसके आपने गारंटी दे दी और ऑटोमेटिकली चुनाव जीत जाएंगे, अगर इस भरोसे पर रहते हैं तो ये गलत होगा। इसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप जो गारंटी दे रहे हैं वो आपकी यूनिक गारंटी होनी चाहिए, किसी दूसरा पक्ष वैसी ही गारंटी नहीं देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो गारंटी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उसका संदेश पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपके पास वो प्रचार तंत्र होना चाहिए जिसके द्वारा आप घर घर तक ये बात ले जाएं कि ये गारंटी फलां पार्टी दे रही है और दूसरी पार्टी ऐसी गारंटी नहीं दे रही है। अगर आपकी कॉम्पिटिटर पार्टी भी वही गारंटी देती है तो फिर वो कैंसिल हो जाता है, लोग को विश्वसनीयता हो जाती है कि कोई भी जीते हमको तो फलाने गारंटी मिलनी है, इसीलिए फिर उस गारंटी के आधार पर वोट नहीं डालेंगे, वो दूसरे मुद्दे देखेंगे। और तीसरी इस गारंटी की विश्वसनीयता, तो इन पर आधारित इन चीज़ों पर आधार होता है कि वो जो वोटर है वो उस गारंटी पर विश्वास करेगा या उस गारंटी पर विश्वास नहीं करेगा, इन सारी चीज़ों पर आधारित है। बाज़ वक्त वोटर सिर्फ गारंटी को नहीं देखते हैं, उसकी विश्वसनीयता हो तो भी उस सिर्फ गारंटी को नहीं देखते। उदाहरण के तौर पर जो शोषित तबका है या दबा कुचला वर्ग है समाज का, वो और मुद्दों को देखता है, सिक्योरिटी को देखता है या उनके साथ होने वाले अत्याचार और ऑपरेशन को देखता है, उनका शोषण को देखता है। और अगर कोई उनको शोषण मुक्त करता हो और सामने वाली पार्टी शोषण मुक्त का वादा न करती हो लेकिन सिर्फ गारंटी देती हो, तो मेरे ख्याल से जो इलेक्टोरेट है वो ज़्यादा शोषण मुक्त की तरफ जाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप मुसलमानों को कुछ भी गारंटी दे दो, उनके लिए आज अस्तित्व ये सबसे बड़ा मुद्दा है। वो अस्तित्व रहेगा तो उनको वो गारंटी मिलेगी। उनका जो अस्तित्व का या सिक्योरिटी का जो मुद्दा है या शोषण से मुक्ति का जो मुद्दा है या ऑपरेशन से मुक्ति का जो मुद्दा है, वो मुद्दा फिर उसको प्राधान्य हो जाता है। हम अयोध्या का अगर चुनाव देखते हैं, अभी जो हाल ही में 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें जो दलित अवधेश सिंह जीत कर आए, एक दलित कैंडिडेट होते हुए, सारी गारंटियों के बावजूद एक दलित कैंडिडेट होते हुए जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनकर आए, क्योंकि अयोध्या वासियों को लग रहा था कि हमारी ज़मीन बाहर वालों को दी जा रही है। जो अयोध्या से बाहर है, अडानी जैसे लोग हैं हमारी ज़मीन खरीद रहे हैं, वो राम मंदिर का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, सड़कों को चौड़ी करने के लिए उनके मंदिरों को और घरों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोज़र के द्वारा तोड़ा जा रहा है। तो उनके लिए उनका अस्तित्व का मुद्दा प्राधान्य सबसे ज़्यादा प्राइमरी हो गया बनिस्बत किसी गारंटी के वजह से। मैं कंक्लूड करूंगा और ये कहूँगा कि सिर्फ गारंटी के आधार पर जीत नहीं होती। हाँ, गारंटी जो दी जाती है उसके आधार पर आप वोटर को बूथ तक ला सकते हैं। सपना जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इरफान जी, आपने बहुत सही कहा कि सिर्फ गारंटी से ही काम नहीं चलेगा और गारंटीज़ भी यूनिक होनी चाहिए। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि गारंटी सिर्फ दे देने से नहीं होता है, अगर जो सरकार है, जो मतलब जो सरकार चल रही है और फिर वो इलेक्शन में जाती है, तो उसे अपना पास्ट में उन्होंने क्या काम किए हैं, ये सब भी दिखाना होता है। तो अगर उन्होंने पास्ट में अपने सरकार के तहत कुछ काम किए हुए हैं,
तो वो अपने आप ही वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करके उसको दोबारा से जीतने का मौका दे सकती है। तो आपकी बात बहुत सही है। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे साथ ओम प्रकाश राय जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उनका मैं स्वागत करते हुए उन्हीं से आगे इस बात की पहुंचाना चाहती हूँ, बात चर्चा करना चाहती हूँ कि गारंटियां तो ठीक, पर वोटर्स को बूथ तक कैसे पहुंचाया जाए, इस बारे में भी आप अपनी थोड़ी, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप अपनी टिप्पणी दीजिए। जी, ओम प्रकाश राय जी। धन्यवाद रत्ना जी। मैं सबसे पहले साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं तथा दर्शकों को भी नमस्कार बोलता हूं। हम सबसे पहले जनता इस बात पर गौर करती है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पीछे सरकारों ने अपने वादों को किस ढंग से निभाया है या नहीं निभाया है, वो ज्यादा मायने रखता है। वोटर बाहर पहुंच करके उसी पार्टी को वोट करता है जिसमें उसे विश्वास हो। अभी हम उदाहरण लेते हैं कि भाजपा का 2014-2019 के चुनाव में देश में बड़े पैमाने पर रोजगार देने का वादा किया था। प्रधानमंत्री ने प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन वास्तविकता में रोजगार की कमी के कारण देश में बेरोजगारी दर पिछले 45 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इसके अलावा किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा देने के वादे भी अधूरे रहे। अगर किसानों की बात की जाए तो उनके लिए भी उन्होंने दुगने आय का वादा किया कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि कृषि संकट गहराता गया और किसानों की आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी। और महाराष्ट्र जिसमें टॉप रहा, जहां पर की चुनाव है, जिस स्टेट में इस समय मैं बैठा हूं, किसानों को आश्वासन दिया गया कि उन्हें फसल की उचित कीमत मिलेगी, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो है अन्य योजनाओं पर केवल कागजी घोषणाएं ही की गई। 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों के विरोध को दिखा दिया कि सरकार का ध्यान वादों को पूरा करने से अधिक कारपोरेट्स को लाभ पहुंचाने पर था। अब बताइए, जब ये बातें हैं तो महाराष्ट्र का किसान हो या और दूसरे शोषित वंचित वर्ग हो, अल्पसंख्यक तो खैर भाजपा की तरफ देखना भी नहीं चाहता अभी। तो जो कारपोरेट्स को लाभ पहुंचाने पर सरकार आमादा हो और बाकी जन भलाई के काम को बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही हो, तो उसके लिए वोटर कैसे निकल कर वोट करेगा? ये समझ से परे की बात है। इसके बाद इनकी सबके लिए घर मिलेगा ये योजना थी, होम फॉर एवरीवन। 2022 तक सभी को घर देने का वादा किया गया था, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में लोग बेघर हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हर व्यक्ति को घर देने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इसके कार्यान्वयन में भारी भ्रष्टाचार और देरी देखने को मिली। हकीकत यह है कि वादों के बावजूद ये योजना केवल एक वोट बैंक की राजनीति ही मैं कहूंगा वहीं तक सीमित रह गई। इसके बाद महंगाई को कम करने का आप देख सकते हैं, तेल, गैस, इनका क्या हालत है। बाकी कंज्यूमर जो गुड्स हैं उसमें महंगाई की क्या हालत है। आर्थिक स्थिति जो कि मोदी जी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये कहकर सरकार में इन्होंने सत्ता हथिया लिया था। लेकिन ये सब चुनावी भाषण और चुनावी जुमले और चुनावी नारे ही साबित होकर के रह गए।
इसके बाद आरक्षण और ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण और बाकी चीजों का वादा किया गया। चुनाव से पहले ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों को आरक्षण के वादे किए गए, लेकिन आज तक ये वादे अधूरे हैं, इसे पूरा नहीं कर सकी सरकार। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए भी योजनाएं लागू करने का दावा किया गया था, लेकिन इनमें से भी बहुत से कम आधे अधूरे ही रह गए। स्वास्थ्य और शिक्षा का भी वादा का वही हाल हुआ। आप देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन शिक्षा में भी भाजपा बुरी तरह से प्राइवेटाइजेशन कर दी। जहां जहां भी सरकारें हैं वहां पर इनके सरकारी स्कूलों के बड़ी तादाद में बंद करने के समाचार आते रहे। निजीकरण अस्पतालों का भी किया गया, हॉस्पिटल की बुरी हालत है, उसमें भी कोई वादे पूरे नहीं हुए। हाँ, कांग्रेस की बात जहां तक है, थोड़ा सा मैं कांग्रेस को प्रायोरिटी दूंगा इस मामले में कि कांग्रेस एक आज की जो कांग्रेस है और पहले भी कांग्रेस थोड़ा बहुत जनता के लिए काम करने में यकीन रखती है। ठीक है, पहले उनके भी इतिहास में रहा है कि कारपोरेट्स के साथ रहे हैं वो भी, मैं बिल्कुल उन्हें क्लीन चिट नहीं देता हूं, लेकिन मोदी सरकार की तरह किसी ने आज तक नहीं किया जो आज तक मोदी सरकार आज कर रही है। यही कह करके मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा और ये कहना चाहूंगा कि ये इन वादों को जनता विश्वास नहीं करती है, न करेगी, और न इसके सहारे उन्हें वोट मिलने वाला है। रत्ना जी। जी रत्ना जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश राय जी, आपने सही बताया कि सिर्फ गारंटियां देने से ही चुनाव नहीं जीते जाते हैं, वादों के सहारे से चुनाव नहीं जीते जाते, उसके पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। आपने बताया कि मोदी साहब ने कहा था कि भी हम तो 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष नौकरी देंगे, आपकी 2 करोड़ की नौकरी का वादा खिलाफी हो गई, महंगाई है, बेरोजगारी है, सब आसमान छूने लगा। तो आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच में राकेश रंजन जी भी जुड़े हुए हैं, वह भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं कि गारंटियों के सहारे आखिर जीत की कितनी गारंटी, क्या सचमुच गारंटियां जो दे रही हैं सभी पार्टियां, उनका कुछ असर वोटर्स पे पड़ता है या नहीं? आप अपनी बात रखिए। जी राकेश रंजन जी। जी हाँ, नमस्कार। अभी तक दो हमारे साथी ने जो बातें कही है, बातें जमीनी है और हकीकत से उसका वास्ता है, लेकिन आप चुनाव के मैदान में आएंगे, चुनावी अखाड़े में आएंगे, तो वहाँ जो बातें हो रही है, जो गारंटी की बातें हो रही है, जो दावे हो रहे हैं, जो वादे हो रहे हैं, उसमें मेरा जो सवाल है, और यह हम लोगों से भी जुड़ा सवाल है, लोग एक दूसरे से पूछ भी रहे हैं कि जो वादे किए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, जो गारंटी दी जा रही है, क्या उस गारंटी से जनता भी वास्ता रखती है, सरोकार रखती है? क्या जनता यह चाह रही है, क्या वोटर यह चाह रहे हैं कि जो वादे किए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, जो गारंटी दी जा रही है, वह सचमुच मुझे चाहिए या नहीं चाहिए? ये बड़ा सवाल है। आप इस रूप में देखेंगे कि जो विकास की बातें हो रही है, तमाम चीजें हो रही है, जो किसानों की जमीन का मुद्दा है, विकास के मुद्दे पर आप देखेंगे, चाहे सत्ता जिसकी भी रही हो, अभी सुनीलम जी थे, अभी आए हुए थे कर्नाटक में, बंगलोर में, उनका मसला क्या था? शासन अलग विषय है, किसका शासन है, क्या है, लेकिन मुद्दे वही खड़े हैं। तो असल जो मुद्दे है, मुद्दे नहीं है कि कोई 250 रुपए सिलेंडर दे देगा, कोई हमें 2100 रुपए दे देगा, कोई 2000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे देगा। आखिर हम आत्मनिर्भर कब होंगे, हम खुद सिलेंडर खरीदने की स्थिति में कब होंगे? जनता यह भी सोचती है। अब खेती करते हैं, हम किसान हैं, तो सस्ते दर पर जो है हमको खेती के साधन उपलब्ध हो जाए, हमको जो अपने उत्पाद हैं उनका समर्थन मूल्य मिल जाए, इस पर तो बातें हो, इसकी तो गारंटी दी जाए कम से कम। उसके बाद छात्र और नौजवान क्या चाहेंगे? छात्र और नौजवान चाहेंगे, हम जमशेदपुर में रहते हैं, झारखंड के, यहाँ टाटा की बड़ी बातें होती है, कहता वर्ल्ड क्लास शहर है, तमाम बातें हैं,
लेकिन आप एक दीवार के इधर देखेंगे और उधर देखेंगे तो आपको फर्क बहुत साफ नजर आएगा कि वहाँ रोशन है और यहाँ अंधेरा है। वहाँ अस्पताल है जमशेदपुर में, लेकिन अस्पताल में इलाज कौन करवाएगा? वहाँ सरकारी अस्पताल नहीं है, जो है टाटा के अस्पताल है, वहाँ सब वहन नहीं कर सकते। तो आप जो योजनाएं ला दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि सबको स्वास्थ्य की गारंटी देते हैं, इलाज होगा, कहाँ होगा, कहाँ जाकर होगा, यह भी तो आपको बताना होगा। तमाम बातें हो जाएंगी। रोजगार का सवाल है, रोजगार आप कैसा रोजगार हमको देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आज अगर टाटा कंपनी का हम उदाहरण इसलिए दे चूंकि झारखंड से हैं, जमशेदपुर में है, टाटा में कर्मचारी तो कम नहीं हुए हैं। जो जरूरत है, उत्पादन क्षमता अगर उसकी बढ़ी है तो मजदूरों की संख्या भी वहां बढ़ी ही है पहले से। लेकिन अस्थायी कर्मचारी वहां कौन है, कौन कर रहे हैं? जो अस्थायी प्रवृत्ति के काम है वो कौन कर रहे हैं? वो दिहाड़ी मजदूर कर रहे हैं, वो ठेके के मजदूर कर रहे हैं। उनकी भविष्य की गारंटी नहीं, उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं, उनकी स्वास्थ्य की गारंटी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो इस तरीके की बात है। तो हम कह रहे हैं कि मजदूर आपसे 250 रुपए रोजाना या कुछ महीना करके 2000 नहीं मांग रहे हैं आपको बेरोजगारी। आप उनको न्यूनतम मजदूरी तो सुनिश्चित करिए और वो दिलवाने की गारंटी कर दीजिए। हम सक्षम है, हम मेहनत करके हम अर्जन कर लेंगे, तमाम चीजें हैं। हम खैरात पर जिएंगे, तमाम बातें होंगी। तो इस तरह की जो बातें हो रही है, तो इसलिए जो साथी ओम प्रकाश जी ने कही, इरफान जी ने कही कि गारंटी आपके जीत की गारंटी नहीं हो सकती। अगर गारंटी आपके जीत की गारंटी होती तो हम इसी झारखंड में 2019 में आते हैं। वहां सिर्फ भाजपा सत्ता से बेदखल नहीं हुई थी, वहां मुख्यमंत्री तक चुनाव हार गए थे। और चुनाव किससे हारे थे? तो अपने मंत्रिमंडल के सदस्य से हार गए थे। वो क्यों हार गए थे? क्योंकि हम जमशेदपुर में, हम उस क्षेत्र के वोटर भी हैं, हमको बखूबी पता है कि कौन कौन से वहां मुद्दे उठे थे, गारंटी क्यों हवा हो गए थे। क्योंकि जो रघुवर दास के फैसले थे, रघुवर सरकार के, पहली बार झारखंड में कोई सरकार बनी थी जो जोड़ तोड़ के सहारे ही सही पूर्ण बहुमत की सरकार थी, पहली सरकार जिसने 5 साल पूरे किए थे। उस 5 साल में जो चीजें हुई, क्या वो अपेक्षा के अनुरूप थी? अगर अपेक्षा के अनुरूप होती तो मुख्यमंत्री खुद चुनाव नहीं हारते। जो बाद में उनको कहां कहां समायोजित करना पड़ा, क्या स्थिति इस चुनाव में भी उस चुनाव से जो जुड़ी स्थिति है वो सामने है। तो गंभीरता से स्थिति जो कह रहे हैं ना कि पूंजीपतियों को बढ़ावा देने की बात अभी ओम प्रकाश जी ने कही कि कांग्रेस के जमाने में, तो देखिए ये तो आज भी जो भाजपा की नीतियां हैं वो कौन सी, किसकी नीतियां हैं? जो औद्योगिकरण की बात करें, जो आर्थिक उदारीकरण के बाद जो देश की तस्वीर बदली है और उसमें जो परिस्थितियां बदली है, तो शुरुआत कहां से हुई थी, क्या हुई थी? तमाम तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियों को ही भाजपा बढ़ा रही है। वह है कि पूरे एकदम आंख बंद करके मजबूती से जो भी रोड़ा पत्थर है रास्ते में कुचल दो, आगे बढ़ जाओ, यह अंतर है। रघुवर दास के समय में यहाँ लैंड बैंक बनाया गया था, उसमें कौन सी जमीनें थी? जब झारखंड में CNT एक्ट लागू है, यहाँ है कि कहीं जहां जमीन है उस गांव के, उस थाना क्षेत्र का आदमी ही खरीद सकता है, वह भी वहां का थाना क्षेत्र का हो, आदिवासी की जमीन आदिवासी ही खरीदेगा। लैंड बैंक में आपने किसकी जमीन ला करके रखी, कहाँ रखी, किन से इजाजत ली थी आपने? वन संरक्षण कानून बनाया, जंगल में आदिवासी रह रहे हैं, वो जंगल से लकड़ी नहीं ले सकते हैं, वहां के उत्पाद जो है उस पर हाथ नहीं लगा सकते हैं। कहते हैं कि जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको सहूलियत है, सुविधाएं हैं, जो जंगल के उत्पाद हैं उन पर उनका अधिकार है। आज आप कह रहे हैं घुसपैठियों के मुद्दे के साथ है, बांग्लादेश के घुसपैठी झारखंड में आ गए हैं, आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। प्रधानमंत्री तक जब इतने हल्के में कह जाते हैं, पहले तो कहते थे कौन बैल खोल के ले जाएगा, मंगलसूत्र ले जाएगा। भैया आज के तारीख में किसी देश का प्रधानमंत्री कह रहा हो और सिर्फ वोट के लिए कि आपकी बेटी को भी कोई उठा के ले जाएगा, क्या करे? ऐसा कुछ हुआ है क्या? और ऐसा मुमकिन है? किसी समाज में कभी होता रहा हो क्या? हो इतिहासों में पढ़ा है? हमने तो कम से कम नहीं देखा है। जबकि हमने देखा है कि क्रूर जिस तरीके से जातिवादी व्यवस्था, वन व्यवस्था, शोषण का तमाम स्तर, उससे भी हम भी वाकिफ है, देखे हैं, हम अपने गांव में देखे हैं कि किस तरीके से लोगों को किया जाता है। लेकिन इतनी नौबत कभी न बिगड़ी थी। आज आप क्या समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? और फिर अगर घुसपैठ का मसला है तो घुसपैठिए कहाँ से आ रहे हैं? क्या झारखंड से बांग्लादेश की सीमा लगती है? लगती है बंगाल से लगती है असम से लगती है। तो बताइए, असम से होकर आ रहे हैं कि बंगाल से होकर के आ रहे हैं? अब असम के मुख्यमंत्री यहाँ के वही बात करें, घुसपैठी आ गए, हम खदेड़ने के लिए आए हैं।
भैया यहाँ तय करना मुश्किल हो रहा है कि आप असम के मुख्यमंत्री हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री है। भाई कह रहे हैं कि हम सरकार बना के जाएंगे, जो जो घोषणाएं कर रहे हैं उसको लागू करके जाएंगे। अरे जाइए ना भैया, आप असम को देखिए, समझिए, यहाँ के भी नेता हैं, लोग हैं, करेंगे, जनता उनको चुनेगी, तमाम बातें होंगी। आप देखेंगे कि यही स्थिति है। रघुवर दास की मैं चर्चा कर रहा था, तो उनकी सरकार में क्या हुआ था। आप मॉब लिंचिंग का मामला याद करिएगा, झारखंड में विश्व स्तर पर वह मामला गया था। यही हमारे जमशेदपुर के बगल में सरायकेला जिले का मामला था, और वहां हुआ था जो हत्या कर दी गई थी चोरी के नाम पर, बहुत उसकी चर्चा हुई थी। आप यहाँ आदिवासी स्वशासन की बात होती है, आप कहते हैं कि हम बदलाव लाएंगे, लेकिन आदिवासियों की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इसी रघुवर सरकार में पत्थलगड़ी का मामला उभरा था, आपको याद होगा, देशद्रोह का मुकदमा करके जेल में डाल दिए गए, बुजुर्ग लोग डाल दिए गए। अरे यहाँ पत्थलगड़ी का पहले अर्थ तो आप समझिए, परिभाषित करिए, तो उसके लिए झारखंड में रहने की जरूरत है। यहाँ के जो पत्थलगड़ी का मामला है उसको हेमंत बिश्व शर्मा नहीं समझेंगे, वो मोदी जी को भी कहने के लिए वो कहते हैं कि हम गांव गांव काम किए, यहाँ पर रहेंगे, यहाँ तो समझ में आएंगी, तमाम बातें होंगी। फिर ले दे करके यही बातें जो गारंटी की है ना, यह इंडिया गठबंधन के तरफ से भी आ जाती है। अभी आप कह रहे हैं कि 32 के खतियान का मामला, आप कह रहे हैं सरना कोड का मामला, तो भाजपा ने तो किया। जो पत्थलगड़ी का मामला हो गया वो भी एक तरीके से वही मामला जुड़ा हुआ था, सरना कोड का मामला। तो आप भी, अब हेमंत सोरेन की जो सरकार है वह भी रघुवर दास के बाद दूसरी सरकार है जो 5 साल पूरा करने जा रही है। तो अब आपने 32 के खतियान को लेकर के और सरना कोड को लेकर के क्या किया था। आप कह रहे हैं कि हमने प्रस्ताव पारित किया, केंद्र सरकार को भेज दिया। मेरा एक बहुत साधारण सवाल है, और जनता इसीलिए थोड़ा भ्रम की स्थिति में हो जाती है कि आप प्रस्ताव पारित कर दिया, ठीक है, हो गया, अगर केंद्र ने नहीं माना, उसको स्वीकृति नहीं दी, तो उसके बाद आपने क्या किया। तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं, करना क्या। तो आपकी कथनी और करनी में फर्क हो रहा है। आप सरकार में रहते, आप कुछ आंदोलन करते, तमाम बातें होती। झारखंड ने तो वो दौर देखा है, झारखंड का यहाँ आर्थिक नाकेबंदी होती रही है, तमाम बातें हो रही है। तो आपकी उस जीवटता का क्या गया। हम कह रहे हैं बातों को मजबूती के स्तर से रखने का। तो कुल मिला के यही स्थिति है। फिर और भी साथी हैं, बातें होंगी, फिर अगर मौका मिलेगा दूसरे चरण में तो आगे बढ़ेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी, आपने बहुत ही विस्तार से पूरे इस विषय के ऊपर प्रकाश डाला है, और कहा कि भी जनता को उन गारंटी से कोई वास्ता है भी कि नहीं, ये भी तो देखने की बात है। उन्हें अपना फ्यूचर चाहिए, अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी चाहिए, जैसे मजदूर को न्यूनतम वेतन चाहिए, किसानों को खेती के साधन औजार ये चाहिए, खाद चाहिए, सब सामान चाहिए। तो इस सब की बातों को तो कोई ध्यान नहीं रख रहा है, पर ऐसी कई बार होता है कि वो जुलूल गारंटियां भी दे दी जा रही हैं कि किसी को 2000 दे देंगे, 2500 दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। और अब हमारे साथ में डॉक्टर सुनीलम जी भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी नेता है, किसान नेता है, और किसान संघर्ष समिति के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट भी है। उनसे मैं खास टिप्पणी लेना चाहूंगी कि गारंटियों के सहारे जीत की कितनी गारंटी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर सुनीलम जी। अनम्यूट कर लीजिए। जी, बहुत शुक्रिया रत्ना जी। मैं अभी इस्लामपुर से सांगली जा रहा हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, कोल्हापुर में था, और यहाँ पर अभी जयंत पाटिल हैं, यहाँ पर एनसीपी के अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करके अभी मैं लौट रहा हूँ। अभी जो महाविकास अघाड़ी है वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने जो गारंटियां दी हैं उन गारंटियों का बहुत ही भारी असर होने वाला है। असल में सभी जो पार्टियां हैं वो उन्हें ये बात स्पष्ट तौर पे समझ में आ गई है कि महिलाएं जो हैं वो बहुत की वोटर हैं, और महिलाएं अगर तय कर लेती हैं तो लाडली बहना के नाम पर शिवराज सिंह चौहान जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर लौट जाते हैं। वही बहनें जब तय कर लेती हैं तो कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी लौट आती है जब 2000 रुपए की बातचीत होती है। इसीलिए जो है यहाँ पर शिंदे सरकार ने भी महिलाओं को पैसा देने की घोषणा की, लेकिन उसको डबल करने की घोषणा यहाँ पर अब महाविकास अघाड़ी ने कर दी है।
तो मामला जो है वो गारंटी के साथ में, मैं तो मध्य प्रदेश के अंदर देख रहा हूँ, मध्य प्रदेश में जो चुनाव में गारंटी दी गई थी 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होगा, वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई थी। और हमने देखा था कि वहां पर 2400 रुपए क्विंटल पे खरीद होगी धान की, छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार बन गई थी। अब भाजपा ने कहा कि हम 3200 रुपए के ऊपर खरीद करेंगे, छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा की सरकार बन गई। दूर से लोगों को ऐसा लगता है कि केवल गारंटी से ही कुछ गारंटी, कोई जीत की गारंटी बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जो चुनाव का गणित है उसके अंदर तमाम सारी इक्वेशंस काम करती हैं, और वो इक्वेशंस के अंदर जाति की इक्वेशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। फिर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अब एक नई स्थिति आ गई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी एक्सपर्टाइज जो है वो डेवलप किया हरियाणा चुनाव के अंदर, कि वो पार्टी अब 5-5 कैंडिडेट लड़ाती है। मतलब हरियाणा के अंदर जैसे उन्होंने अपना कैंडिडेट लड़ाया, फिर बहन मायावती, फिर जो है भाई चंद्रशेखर रावण का कैंडिडेट लड़ाया, फिर एक अपना इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट रेबल था उसको लड़ाया। अब ये सब लड़ा के और पैसा पूरा इन्वेस्ट करके इतना बारीक गणित लगाते हैं कि जिसके पास माइक्रो मैनेजमेंट ज्यादा बढ़िया रहता है वो अपना नतीजा निकाल करके आगे चला जाता है। मैं अगर आपसे कहूं कि बड़ा सवाल इस समय यह है कि जब आप गारंटियों की बात करते हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आता है? पैसा जब आता है तो मैं तमाम सारी जगहों पर मैं ये देखता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जैसे जो गारंटियां दी गई, अगर उन गारंटियों को लागू करना है तो डेवलपमेंट के काम को आपको पूरी तरीके से बंद करना पड़ता है। अब मैं इसको बहुत जनरलाइज कर सकता हूं, जहां जहां पर गारंटियां दी गई हैं, जहां पर वो पैसा डाइवर्ट हुआ है, मतलब ये है कि डेवलपमेंट का काम जो होता है वो तो सामूहिक काम होता है, और ये जो काम है, लेकिन राजनीति का मेरा अनुभव ये बताता है कि लोग जो है इंडिविजुअली उसे क्या मिलता है उसके से लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। हमारे पूरे समूह को क्या मिलता है उससे प्रभावित कम लोग होते हैं। तो डेवलपमेंट का मामला पिछड़ जाता है जब गारंटी की बात आ जाती है। जब उस गारंटी को लागू करना होता है तो जो रिसोर्सेस का पूरा मामला होता है वो गारंटी को पूरा करने के अंदर डेवलपमेंट पिछड़ जाता है। ये बात मतलब एकदम स्पष्ट तौर पर जो अनुभव आ रहा है पूरे देश के अंदर। लेकिन ये गारंटियां सक्सेसफुल क्यों हो रही हैं? मुझे लगता है इसलिए सक्सेसफुल हो रही है क्योंकि वेलफेयर स्टेट एज ए स्टेट फेल हो रहा है। जो स्टेट है उसकी जिम्मेदारी है कि वो मिनिमम नेसेसिटीज का इंतजाम करे, उसकी वो जिम्मेदारी है कि जो भारत का संविधान कहता है सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, उसके हिसाब से किसान को सम्मान पूर्वक जीने के लिए अगर कर्जा मुक्ति चाहिए तो वो करनी पड़ेगी, एमएसपी गारंटी चाहिए तो वो करनी पड़ेगी। अगर बेरोजगार के लिए काम करना है तो आपको फिर जो है रोजगार की गारंटी आपको देनी पड़ेगी। अब जो बेरोजगारी भत्ते की बात की जाती है, इसमें मैंने हर समय देखा है, जितना मेरा जिंदगी भर का जो अभी अनुभव है, 40 साल 45 साल का जो अनुभव है, उससे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जितनी भी गारंटियों की घोषणा करते हैं उसमें कुछ ना कुछ कैप लगा दी जाती है। कोई भी गारंटी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता। जैसे मध्य प्रदेश है, प्रदेश के अंदर जब लाडली बहना को लागू तो मेरे अपने गांव में परमंडल के अंदर 1400 महिलाएं थी, उसमें केवल 600 महिलाओं को पैसा मिला, है ना, बाकी को पैसा नहीं मिला। लेकिन हवा ये बनाई कि भाई ये पूरी की पूरी लाडली बहनों को हमने पैसा दे दिया। तो वो इतना इफ एंड बट लगा देते हैं, इतनी कंडीशनैलिटी लगा देते हैं, और बाद में जो जो योजना आगे पुरानी होती चली जाती है उसके अंदर वो नए नए कंडीशंस लगाते चले जाते को वो सीमित लगातार करने का ये एक्चुअली में वो लाभार्थी जो है, मतलब वो जो समूह है उसको वो लाभ नहीं हो पा। मेरा कहना ये है कि अब सरकारों जनरेशन के बारे में भी बताना चाहिए
पार्टियों को ये बताना चाहिए कि भाई वो गारंटी दे रहे हैं, उसका पैसा कहां से आएगा। आप अडानी अंबानी के ऊपर, कॉरपोरेट के ऊपर जो टैक्स लगा रहे हो, वो टैक्स तो आप कम कर दोगे और लगातार कम करते चले जाओगे। 17 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने अगर कॉरपोरेट को छूट दे दी तो आखिरकार वो किसका पैसा था? वो पैसा वो बैंकों का पैसा था जो एक बचत के पैसे के साथ में जुड़ा हुआ था। तो कुल मिलाकर के जो आप जनता का पैसा है उससे कॉरपोरेट को आप छूट देते हो, तो और कॉरपोरेट के ऊपर टैक्स लगाने को तैयार नहीं हो, तो रिसोर्सेस कहां से आएंगे इन गारंटीज को पूरा करने के लिए। इसलिए ये एक अच्छी बात है कि एक नया डेवलपमेंट हुआ। खड़गे साहब ने कहा कि भाई उन्होंने चैलेंज दिया, उन्होंने कहा मोदी जी आप आ जाओ कर्नाटक के अंदर और हम लोग ये बहस कर लेते हैं कि आपने जो गारंटियां दी आपने अपनी पूरी की या हमने जो गारंटियां दी मतलब यूपीए ने दी और कांग्रेस ने दी हमने पूरी की। इस बार चुनाव, ये दो तो चुनाव निकल ही जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर शांत चित्त से इसके ऊपर पार्टियों को भी विचार करना पड़ेगा कि रिसोर्सेस कहां से आएंगे और जो वोटर है उसको भी मतलब ये सोचना पड़ेगा और ये भी स्थिति को देखना। कहता हूं कि अगर 80 करोड़ लोगों को 1 और 2 रुपए किलो का अनाज दिया जा रहा है और लोग बाकायदा लाइन में लग करके वो लेने का काम करते हैं, इसका मतलब है कि लोगों की जरूरत है। और अगर 1200 रुपए, 1500 रुपए या 3000 रुपए के ऊपर अगर महिलाएं वोट कर रही हैं और ये हो रहा है कि जिंदगी में पहली बार उनके हाथ में पैसा आया है, खाते में पैसा आया है, तो ये भारतीय समाज की स्थिति भी दिखाता है कि भारतीय समाज के अंदर कभी महिला के हाथ में पैसा नहीं आया और पहली बार आ रहा है, किसी भी तरीके से आ रहा है, चुनाव के कारण से आ रहा है, पार्टियों के कारण से आ रहा है या जो भी कारण से आ रहा है, तो उसकी जरूरत उसको है। और के अंदर जो है उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर रही है और जाने का एक तो बहुत सारी बातें मुझे लगता है कि जिसके ऊपर हमको चर्चा करनी पड़ेगी। तो बहुजन संवाद ने ये चुनाव के बाद भी जारी रखना पड़ेगा और जब 23 तारीख को जब नतीजा आ जाए उसके बाद हम फिर से ये प्रोग्राम करेंगे कि वास्तव में गारंटियों का क्या असर रहा। अभी तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या असर होगा, है ना। अब हम फिर चुनाव के बाद बात करेंगे कि वास्तव में क्या असर हुआ और फिर चुनाव के और रिजल्ट आने के फिर और बाद हम जो है रिसोर्सेस को लेंगे। बड़ा सवाल है, सवाल ये है लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ाना पड़े तो अपना सम्मान जीवन जी सकें और उसके लिए हाई एम्प्लॉयमेंट की। और अगर पूरी की पूरी पॉलिटिक्स ये है जिसमें किसान किसानी और गांव को खत्म होना है, तो लोग कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ भी मिलना नहीं है, केवल चुनाव आएगा, दूसरा चुनाव आएगा और लोगों के हाथ में कुछ स्थायी तौर पर नहीं लगेगा। बहुत शुक्रिया रत्ना जी आपका समय देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनीरम जी, आपने तो बहुत विस्तार से बता दिया। मतलब गारंटीज के पॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस दोनों तो ही बात आपने रख दी है कि गारंटी से फायदा तो होता है कई बार क्योंकि महिलाएं अट्रैक्ट हो जाती है, महिलाओं के पास खुद के अपने खाते में कुछ पैसा आ जाता है। फिर दूसरा आपने ये भी बताया कि कहने को गारंटियां होती है, कुछ परसेंट गारंटीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है और बाकी लोग रह जाते हैं क्योंकि उसके पीछे इतने ज्यादा ये लोग नीति नियम बना देते हैं कि सभी लोग इन गारंटियों को पा नहीं पा सकते हैं। तो आपने बहुत सही तरीके से बताया और गारंटीज के लिए पैसा लाना, क्या करना, फिर उसके लिए डेवलपमेंट रुक जाना, तो ये सारी बातों को आपने बहुत विस्तार से बताया है। आपका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब हमारे साथ जागृति राही जी भी जुड़ गई है, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। बहुत ही सक्षम तरीके से वो अपनी मजबूती से अपनी बात रखती है और हर एक मुद्दे पे उनके पास बहुत ज्यादा स्टडी होता है। तो मैं और सामाजिक कार्यकर्ता है, लोगों के साथ जुड़ी हुई है, तो मैं अब जागृति राही जी से निवेदन करती हूँ कि आप अपनी टिप्पणी दीजिए इस विषय के ऊपर। जी जागृति राही जी। धन्यवाद रत्ना जी और सभी पैनलिस्टों को और दर्शकों को नमस्कार। मुझे ये कहना था कि जो गारंटी शोर होता है हर चुनाव में और विपक्ष में और पक्ष में, दो सत्ता पक्ष में होड़ लगती है कहीं ना कहीं कि हम ज्यादा की आगे रहेंगे कि बड़ी लाइन हमारी होगी कि किसकी होगी, वोटर को लुभाने के लिए।
तो 2-3 बातें मुझे स्पष्ट करनी थी। एक तो ये कि ये गारंटियों के आड़ में इस समय जो सरकार है वो खेल खेलती है और सत्ता तो वो मैनिपुलेशन से ले रही है। अगर उनको अपनी गारंटियों पे या लोगों से किए वायदे पे जो एक परसेप्शन बनाया गया कि 1500 रुपए महिलाओं को दिया इसलिए जीत गए, ये है वो है, तो फिर डीएम अपना हो, चुनाव आयोग अपना हो, पुलिस अपनी हो, डेट्स अपने हिसाब से हो, ये सारा कुछ करने की क्यों जरूरत पड़ती है? तो एक तो ये कि मुझे लगता नहीं है कि वो खुद जो गारंटी दे रहे हैं उस पे उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो उससे जीत जाएंगे। दूसरी चीज की एक और जो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसमें नहीं है वो ये कि मशीनरी आपकी है, पैसा आपके पास है, मीडिया आपका है, आप जो गारंटी घोषित कर रहे हैं उसको आप घर घर तक पहुंचाने के लिए चुनाव के वोटिंग के दिन तक सारी आचार संहिता को धता पता के बड़े बड़े फुल पेज विज्ञापन देते हैं सरकारी पैसे से, और जो विपक्ष है उसके पास माध्यम नहीं होता है कि वो अपनी बातों को और अपनी चीजों को घर तक पहुंचा सके। जो लाभार्थी वर्ग है, टारगेटेड लाभार्थी होते हैं, सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर चीजें लागू होने जा रही है। ये जो टारगेटेड ऑडियंस है या नागरिक है उनको ही दिया जाने वाला पैसा होता है। गरीबी रेखा के नीचे वाले या वो वर्ग जो हैंड टू माउथ है उसको ही लालच इस तरह का दिया जाता है। आप देखेंगे कोई मध्यम वर्ग के लिए कोई घोषणा नहीं होने जा रही है इन गारंटियों में, उनको ही दिया जाता है जिनके लिए 1500 रुपए सच में बहुत बड़ी नेमत है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पे और ज्यादा सत्ता पक्ष को और विपक्ष को दोनों को दूर दूर खड़ा करती है। एक कहते हैं ना कि एक रथ पे सवार है, हेलीकॉप्टर पे सवार है और दूसरा पैदल सिपाही बना हुआ है। तो ये चीज, दूसरा चीज जो मुझे कहना था कि आपने मूल्यांकन पे बजट, मतलब सरकार चला रहे हो आप, कहीं 5 साल से, कहीं 10 साल से, कहीं 15 साल से आपकी सरकार है, तो भाई आपकी सरकार और आपका जो कैंडिडेट है उसके कामकाज पे मूल्यांकन पे लोगों को वोट करने का मौका दीजिए ना। आप वोट करने के वक्त ही आपको ये सारा क्यों याद आया? चुनाव के वक्त क्यों? आपने जनता को ये पूछना चाहिए कि आप 5 साल कहाँ थे, आपको ये सारी चीजें करनी थी तो आपके पास टाइम था, आपके पास पावर था, आपने क्यों नहीं किया? तब तो आप महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हो, लोगों की क्रय शक्ति, बचत सब कुछ खत्म है, बेरोजगारी से त्रस्त है लोग, तब आपने कुछ नहीं किया। अभी आपको याद आया कि आपको ये सब करना है। तो कितने सवाल आपने पार्लियामेंट में पूछे इन सारी समस्याओं को लेकर या इन योजनाओं को लेकर? कब चर्चा की आपने? अभी क्यों ज्ञान आया? और आपके पिछले घोषणा पत्र में जो कुछ था क्या उसमें से कुछ लागू हुआ? कितना बजट एलोकेट हुआ उन योजनाओं पे और कितना खर्च हुआ? ये सारा हिसाब किताब पूछने का वक्त है ये, जब इलेक्शन हो रहे हैं। उसके बजाय आप चकाचौंध पैदा करते हो। पैसे आप जो एलोकेट करते हो वो पता चला कि एक जिले में 150 लोगों को कुछ मिल पाता है। हाँ, इन सारी चीजों में 10 योजनाएं हो या 5, 150, 200, 400 लोगों को कुछ मिलता है। उसके विज्ञापन पे कितना खर्च होता है देखिए, पता चला पूरी योजना की राशि जो है विज्ञापनों पे ही खर्च की जा रही है। इसलिए ये बहुत बड़ा एक भ्रम फैलाना, लोगों को लालच देना, जैसे मछली फंसाने के लिए कांटे में चारा लगाया जाता है उस टाइप से ये किया जा रहा है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा भारत पे कर्जा करा आपने 10 साल में, विदेशी कर्ज जो है पूंजी का। आप अब गारंटी अगर दे रहे हो तो इस पे कौन भरोसा करेगा? 15 लाख जैसा ही फेकू टाइप का आइडिया होगा सारा कुछ इस तरह से। तो ये सारा जो आप छूट दे रहे हो, जिनको आपको छूट देनी है, अभी सुनीलम जी ने बताया ही कि आप पूंजीपतियों को जो छूट दे रहे हो उसकी रकम देख लीजिए, और किसानों को जो पैसे देते हो 2000 रुपए महीना या 6000 रुपए सालाना, वो कितनी रकम है? उसका कोई आपस में कंपैरिजन है क्या? आप लोगों को, आम लोगों को जो दे रहे हो योजनाओं में, वो आप शिक्षा का, स्वास्थ्य का, किसी और आवास का, किसी मामले में आपने बजट बढ़ाया? जब आप 10 साल थे सरकार में, 5 साल थे सरकार में, तब आपने ये सारा कुछ नहीं किया जो हर इंसान को फर्क जिससे पड़ता है, हर नागरिक को उन सारी मदों में। भाई हम आपसे जो मांग रहे हैं, आप 1600 रुपए टैक्स लेते हो रोड पे चलने के लिए। दिल्ली से बनारस आने के लिए रास्ते में 1600 रुपए टोल टैक्स देना होता है, जितना कि किराया नहीं है ट्रेन का। और उसके बाद आप जो है कह रहे हो कि आप विकास कर रहे हो। जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बात हो रही है, कौन सा आम मध्यम वर्गीय परिवार जाना चाहेगा उन सड़कों पर जहां पेट्रोल से ज्यादा आपको टोल टैक्स देना पड़ रहा है? इतना महंगा पेट्रोल खरीदिए, इतना महंगा, तो आप तो यात्राएं करना मुश्किल कर रहे हो मध्यम वर्ग के लिए। और जिस तरह की जिंदगी हो रही है, इन सब चीजों को हम लोगों को उठाने की जरूरत है कि
हमारे लिए जनहित के जो मुद्दे हैं उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों को पीछे धकेल के और एक चमक धमक चाइनीज झालर की तरह चुनाव के वक्त फेंक दिया जाता है कि यह हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, और उससे लोग चकाचौंध होके एक वर्ग है जिसकी जरूरतें हैं, जो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए कि इतने सालों बाद भी एक बड़ी जनसंख्या है हमारे देश में जिसके लिए ये बड़ा नेमत होता है कि चलो कुछ तो मिल जाए। पंचायत चुनावों में आप देखिए कि वहां पे ये होता है कि सीधे सीधे पैसे दिए जाते हैं, सीधे सीधे। वही हाल हो गया है अभी विधानसभा के और इन चुनावों का भी। मैं जानती हूँ कि बनारस के लेवल पे भी ये होता है कि इन गारंटियों के बावजूद नोट बांटे जाते हैं, परिवारों को पहुंचाए जाते हैं वोट के टाइम पे। ये क्यों करना पड़ता है? क्यों शराब इतनी ज्यादा चलती है चुनाव में? तो ये सारे तरीके जो हैं वो इसीलिए हैं खाली क्योंकि आपको दरअसल में वेलफेयर स्टेट को खत्म करना है। किसी बुजुर्ग को मिलने वाली सब्सिडी आप खत्म कर देते हैं और आपकी नीतियां ये है कि ट्रेनों में बच्चे का भी टिकट अब लगेगा, बुजुर्गों का भी टिकट लगेगा, और फिर आप घोषणा करोगे कि हम तो एक ट्रेन फ्री में चला देंगे चुनाव के टाइम पे। तो भाई 10 साल आपने जो किया है, 5 साल वो किया है, वो डिलीट करने के लिए ये एक रबर देते हैं आप चुनाव के टाइम पे। जनता मूर्ख बने, इसके हर तरह के हथकंडे आपके पास है। दरअसल इसको एक वाक्य में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक वेलफेयर स्टेट को खत्म करके एक क्रोनी कैपिटलिस्ट और पूंजीपतियों का देश, उनकी चंगुल में फंसा हुआ नागरिक बनाते बनाते आप थोड़ी सी जलेबी दौड़ कराते हो कि वोटर निकले और वोट करने जाए और फिर 5 साल आप मलाई काटे। यही है दरअसल में ये पूरा का पूरा मामला। मैं इसको इससे ज्यादा, चाहे वो कोई घोषणा कर रहा हो, मैं इससे ज्यादा नहीं मानती हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जागृति जी। आपने सही कहा कि मछली पकड़ने के लिए जैसे चारा लगाया जाता है, इसी तरह से वोटर्स को रिझाने के लिए यहाँ पर इस तरह की गारंटीज दी जाती हैं, परंतु सही अर्थों में जो विकास होना चाहिए वो सब दरकिरार हो जाता है। और आपने कई अच्छे अच्छे उदाहरण दिए, टोल टैक्स का उदाहरण दिया है, जो बनारस से दिल्ली जाते वक्त 1600 रुपये खर्च हो जाते हैं पेट्रोल से ज्यादा, तो ये टोल टैक्स ले लेते हैं। तो ये कैसा विकास कर रहे हैं? तो आप ही की इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अब हमारे साथ डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी जुड़े हुए हैं, जो एडिटर है और समाजवादी नेता भी हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि गारंटियों के सहारे जीत की कितनी गारंटी, इस पे आपके अपनी टिप्पणी दीजिए। जी डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहली बात तो आज सूर्य उपासना का पर्व है छठ। हम आप सब लोगों को, देशवासियों को उसकी बधाई देते हैं। और यह ऐसा एकमात्र पर्व है जिसमें सूर्यास्त में डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, उसको सलाम किया जाता है। और उसके साथ ही कल सुबह उगते हुए सूरज को भी सलाम किया जाएगा, अर्घ दिया जाएगा। हम इसको जोड़ते हैं 2 संदर्भों से। अभी कुछ दिनों पहले भारत के न्याय के आकाश में एक सूरज उदित हुआ, बड़ी उम्मीदें थी उससे, लेकिन कल वह सूरज अस्त होने जा रहा है। लेकिन अस्त होते होते वह क्या किया है कि अब आज की तारीख में लोग सोचने के लिए, पूरा सिस्टम, पूरा देश, पूरी न्याय व्यवस्था, पूरी न्यायपालिका, उससे जुड़े वकील लोग, सब लोग यह सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि कल उसको किस तरीके से सलामी दी जाए, कल उसकी विदाई किस तरीके से किया जाए। खैर ये तो ये मामला रहा। और ये रहा कि भाई चुनाव है तो गारंटी तो देनी पड़ेगी, लेकिन सवाल है कि वो गारंटी खाली देने से काम नहीं चलेगा, आपकी गारंटी दिखाई भी पड़नी चाहिए। जनता के बीच जो आप काम करते हैं, ये बात सही है कि चुनाव के समय में इतना लोग संवेदनशील होते हैं कि जो भी चीजें भीड़ में ढोल नगाड़े ताशे विज्ञापन अपना बजा करके जो कुछ भी आपको कहना है आप उनके कान में आप डाल दीजिए, दिल दिमाग में डाल दीजिए। लेकिन दिल दिमाग में आप 1 बार डालोगे, 2 बार डालोगे, 3 बार डालोगे, काठ की हांडी कितनी बार चढ़ाओगे? तो वो काठ की हांडी 2014 में खास करके हम जिक्र करेंगे, वो काठ की हांडी पीक पर थी, उसको लोगों ने चढ़ा दिया। लेकिन वो काठ की हांडी केवल उनके गारंटियों से नहीं चढ़ी थी, वो काठ की हांडी चढ़ी थी कि उसके पहले उन लोगों ने इतना जहर घोला था पूरे समाज में, इस तरीके से पोलराइजेशन किया कि उसका परिणाम निकल गया 14 में। और उसी परिणाम का दबाव था कि उसके बाद 19 में भी उसका परिणाम निकल गया।
लेकिन अब जो स्थिति है, अब जनता हर चीज को समझ गई है। आप किसानों को मौके पर आप कहेंगे कि हम किसानों को किसान सम्मान निधि देंगे, 2000 रुपए हर तीसरे महीने देंगे, लेकिन आप उसको देते हैं तो कैसे देते हैं? उसके बाद 1 साल 2 साल देने के बाद फिर आप कहेंगे कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरे हैं, अगर उनके खाते में गया है पैसा तो उनसे पैसा वापस लिया जाएगा। फिर उसके बाद कहेंगे जिसके पास मोटरसाइकिल है उससे पैसा वापस लिया जाएगा। फिर लोग कहेंगे जिसके पास ट्रैक्टर है उससे पैसा वापस लिया जाएगा। और फल ये होगा कि आनंद तिवारी जो विशुद्ध रूप से किसान है, इसकी आमदनी का जरिया केवल और केवल किसानी है, उससे भी किसान सम्मान निधि अब उसकी बंद हो गई है। और क्यों बंद हो गई है ये बताने की जहमत कहीं कोई नहीं उठा रहा है। गारंटी दिखाई पड़नी चाहिए। अब हम कहेंगे, अभी जिक्र करेंगे, अभी तो वो चल रहा है, अपने महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है, झारखंड का चुनाव हो रहा है, और उससे बड़ा चुनाव तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है जो यहाँ का उपचुनाव है। तो अपना गारंटियों में हमारे यहाँ कहा जाता था, कहावत था कि एक संख होता है, एक महासंख होता है और एक डपोर संख होता है। तो अब ये जो गारंटियां हैं वो डपोर संघ की तरफ बढ़ रही हैं कि जो कुछ भी तुम हमको जो 200 रुपया दोगे, हम तुमको 2000 देंगे, हम तुमको 21,000 रुपए देंगे ये सारी महिलाओं को। और पता चला कि केवल और केवल डपोरी है, हम तुमको 15 लाख देंगे, 15 लाख वो ऐसे ही आ जाएगा, सबके खाते में आ जाया करेगा। और उसके बाद हमारे सर्वप्रिय सर्वमान्य नेता आके खड़े होते, कहते हैं भाई चुनाव में तो बस ऐसे सब कहा जाता है, ये तो उसका कोई मतलब थोड़ी होता है, वो तो एक जुमला होता है। हमको याद आता है, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, हर चुनाव का, हर पार्टियों का घोषणा पत्र हम लोग खोज के इकट्ठा करते थे, पुराने से लेके, और उसको संग्रहित करके रखते थे। हमारे यहाँ लाइब्रेरियों में वो घोषणा पत्र रखा जाता था, आज की तारीख में भी मिल जाएगा। उसका कारण यह था कि हम उससे अध्ययन करते थे, उससे हम पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का, उस पार्टी के पूरे सैद्धांतिकी का, पूरी वैचारिकी का हम उससे विश्लेषण करते थे। और हम ये उम्मीद लगाते थे कि आने वाले दिनों में, अगले चुनाव में यह पार्टी क्या करने वाली है, इसकी वैचारिकी क्या है, इसके सैद्धांतिकी क्या है। लेकिन आज वो घोषणा पत्र गायब हो गया, सीधे सीधे जुमला हो गया। तो अब क्या हुआ साहब कि साहब अब हम गारंटी देंगे, और गारंटी का बड़े ढोल ताशे के साथ बजा करके उसकी अपना घोषणा करते हैं। खैर उसका कभी कभी जाल में लोग फंस भी जाते हैं, लेकिन कुछ नारे ऐसे भी होते हैं कि है अपना जो नारे दिए जाते हैं और जनता के बीच जाते हैं। एक नारा उत्तर प्रदेश से भी दिया गया, समाजवादी पार्टी ने दिया, और नारा दिया पीडीए नारा दिया। ये नारा तो पहले तो अपने कम्युनिस्टों ने दिया था, पीडीए का नारा, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस। लेकिन कम्युनिस्टों के साथ दिक्कत ये है कि वो इतनी ज्यादा वैचारिकी में फंस जाते हैं और इतना ज्यादा बोझिल कर देते हैं चीजों को कि उनकी बतियां नहीं समझ में आती है कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं। उसी चीज को सामान्य जन की भाषा में इनको समझा दिया गया, और खास करके इन मूर्खों को समझाया गया जो अपना केवल एक ही शब्द को अपना लेकर के उछालेंगे। अब पता चला कि अमेरिका में ट्रंप साहब जीते तो वहां एक उनका निर्दल कैंडिडेट था बॉबी के लोग वहां पर, उसका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है, तो उनके उसमें सब बॉबी नारा लगा रहे थे। अब यहाँ पर इनके अंधभक्त कहे, अरे वाह देखिए अमेरिका में तो मोदी वहां भी हो रहा है, मोदी हो रहा है। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए अखिलेश ने कहा कि पीडीए मतलब होता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो लोगों ने कहा ये तो आप तो बांट रहे हो, आप समाजवादी हो, आप कैसे क्या कर रहे हो? नहीं, ए में केवल अल्पसंख्यक नहीं है, ए में आधी आबादी है, ए में अगड़ा भी है, ए में सब कुछ है। और सीधी बात है कि सैद्धांतिक रूप से पीडीए का मतलब था कि वंचितों के वो प्रतिनिधित्व की गारंटी देना। तो प्रतिनिधित्व की गारंटी देने के लिए, और वो चीज सबको समझ में आ गई। अभी उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वो तो ये 10 पर रहा है, लेकिन उस पीडीए के आगे, पीडीए के नारे के आगे ये सब पगला गए हैं, बका गए हैं। तो एक सीट का तो पहले तो इन्होंने चुनाव ही कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया आज की तारीख तक बताने की स्थिति में नहीं है, हमारा यह जो केचुआ है,
केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वो बताने की स्थिति में नहीं है। 9 सीटों में इन्होंने दलितों के किस तरीके से उनके ये प्रतिनिधित्व को की वो गारंटी दिया जाए, तो ये दलितों में सबसे ज्यादा दलित कौन है? सबसे ज्यादा दलित हमारी महिलाएं हैं, चाहे जिस वर्ग की हो, चाहे जिस समुदाय की हो। इस 9 सीटों में 5 सीट इन्होंने महिलाओं को दे दिया। सीतापुर में नसीम सोलंकी, मीरापुर में सुम्बुल राणा, अपने कटहरी में शोभावती वर्मा, खैर में चारू कैन और मझवा में ज्योति बिंद। तो ये दिखाई पड़ता है कि हम जो गारंटी दे रहे हैं वो गारंटी का मतलब ये होता है। और सीटें ऐसा भी नहीं कि हमने उनको दे करके अपना हरवाने के लिए, जमानत जब्त करवाने के लिए भेज दिया है। नहीं, यह भी गारंटी है कि तुम जीत के जाओगी। अब तक महिलाओं को उस तरीके का प्रतिनिधित्व नहीं मिलता रहा, जीत के जाओगी। अच्छा, अब क्या होगा? अब उसके बाद ये पीडीए का ही नारा है कि गाजियाबाद जो आज की तारीख में उनकी सबसे मजबूत सीट मानी जाती है, वहां पर आज की तारीख तक कभी दलित उसका प्रतिनिधित्व किया ही नहीं, क्योंकि वो सीट सुरक्षित नहीं रहती है। तो फल क्या हुआ वहां पर कि ब्राह्मण और बनिया वहां पर अक्सर अब तक का अपना प्रतिनिधित्व करता रहा है। वहां उठा करके पीडीए के नारे के तहत इन्होंने एक दलित कैंडिडेट दे दिया। अब इनकी हाथ पैर फूल गया है और वो जीतने जा रहा है। तो इस तरीके से ये है गारंटी। जो हम गारंटी देते हैं, जो हम कहते हैं, वो केवल कहने की बात नहीं है। जनता के बीच महसूस होना चाहिए कि इस गारंटी का मतलब क्या है। ये जो आदमी गारंटी कह रहा है वो वाकई देगा। हम ये मीठी मीठी हम घोषणाएं कर, हाँ इन्होंने गारंटी दिया है अंदरूनी तरीके से। इनकी गारंटी जो पीछे होती है वो ज्यादा सक्रिय है। ये अपने कारपोरेट मित्रों को गारंटी दिए हैं, ये अपने न्यायाधीशों को गारंटी दे देते हैं, ये अपने नौकरशाहों को गारंटी दे देते हैं कि तुम्हारे रिटायर होने के बाद भी तुमको सुव्यवस्थित करने की गारंटी है। तुम हमारे साथ चलो, हमारे कंधे से कंधा मिला करके चलो और तुम अपने घर हमको बुला लो, हम हमारे साथ भजन करो, हमारे साथ आरती करो, हमारे साथ कीर्तन करो, तुम्हारा स्तर ऊंचा हो जाएगा। अरे जो हमारा स्तर इस समय है उससे ज्यादा स्तर ऊंचा क्या होगा? तुम्हारे साथ आरती करके हमारा स्तर गिर जाएगा और हम अंतिम समय में जो हमें सम्मान आज की तारीख में अपने न्यायपालिका में उन्होंने भले ही अपनी सारी टिप्पणी करके चाहे जितना उनको एक दलित करने की कोशिश की हो अपना कृष्णा अय्यर को, लेकिन कृष्णा अय्यर आज की तारीख में भी न्याय के आकाश में उसका जो प्रकाश है, उस प्रकाश को आप चाहे जितनी झांपी लगा करके ढकना चाहो, तुम नहीं ढक पाओगे उसको। तो इस तरीके से ये तो है कि गारंटियों का केवल देने का मतलब नहीं होता है। सवाल है कि जन विश्वास तक वो आपकी गारंटियां पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही हैं, और आपके कार्यक्रम, आपकी नीतियां, जनता के बीच आप जो काम करते हैं उसके ऊपर भी जनता सोचती है, अपना जनता विश्वास करती है। तो लेकिन इन गारंटियों का मतलब तो होता ही है, भभकते हुए दिए में हल्का सा तेल तो पड़ ही जाता है, बाकी कुछ देर और जलने के लिए तो उत्साहित हो ही जाती है। तो इस तरीके से हमें देखते हैं कि गारंटियों का असर तो है, लेकिन उतना असर नहीं है जितना असर ये लोग सोच रहे हैं। और उसकी पोल पट्टी इस बार इन 2 राज्यों के चुनाव में और इन उपचुनावों में निश्चित रूप से ये आपको दिखाई पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। अब हमारे पास बिल्कुल कम समय बचा है, तो मैं दोबारा से एक 30 सेकंड देना चाहती हूँ। पहले इरफान जी आए, अपनी टिप्पणी कीजिए लास्ट, उसके बाद सभी को 30 सेकंड मिलेगा। आप अपनी एक वाक्य में टिप्पणी पूरी कीजिए। जी शुक्रिया रत्ना जी। मैं कहना चाहूँगा कि हमें ये आपकी रेवड़ियाँ नहीं चाहिए, आपकी भीख नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। हम अधिकार के लिए लड़ेंगे। और दूसरी बात है कि हमें आपकी रेवड़ियाँ नहीं चाहिए, हमें सामाजिक न्याय चाहिए जी। तो कांग्रेस की वो जो गारंटी है कि हम जातीय गणना करवाएंगे और 50% का जो
कैप लगा है वो हटाएंगे। ये जो अधिकारों को पुख्ता करने वाले या मजबूत करने वाले कार्यक्रम है, गारंटी है, उन गारंटियों के लिए हम लड़ेंगे। बाकी गारंटियां सब हवा में है। नई गारंटी देने के लिए पिछली गारंटियों को, पिछले वेलफेयर स्कीम्स को ख़त्म किया जा रहा है और असल में गारंटी एक ही है